जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और चलते हैं रीजनिंग की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न मैट्रिक्स चैप्टर पे आधारित है, जिसे हिंदी में हम आव्यूह बोलते हैं। दोस्तों, ये सीजीएल में या एसएससी में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। अगर आपने परीक्षा दिया होगा सीजीएल का या एसएससी का कोई पेपर दिया होगा तो आपको इस टाइप के प्रश्न आपको मिले होंगे। दोस्तों, हम लोग एग्जाम हॉल में क्या करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न में ये इतना बड़ा जो निर्देश दिया है, इसी को पढ़ने में ही हम लोग 1 से 1.5 मिनट का टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इन सब प्रश्नों को हम कैसे कम समय में हल करेंगे। दोस्तों, जब भी इस टाइप का निर्देश आ जाए तो आपको याद रखना है कि हमको इधर उधर की बातें न पढ़ के हमको क्या करना है, डायरेक्ट ये वाली लाइन पढ़ना है। उदाहरण के लिए इसको ढूंढना है, उदाहरण के लिए कहाँ लिखा हुआ है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात और इसमें बता दूं। दोस्तों, यदि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप आते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्तंभ है हमारा। यानी EWAPR, ये अगर इस तरह हम पढ़ेंगे तो ये हमारा स्तंभ होगा। और अगर हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं अगर आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। अगर हम इस चीज को अगर ऐसे पढ़ें EARWP तो ये हमारा पंक्ति हो जाएगा, और EWAPR अगर ऐसे पढ़े तो ये हमारा स्तंभ हो जाएगा। सीधी सीधी बात, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पंक्ति होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्या होता है, स्तंभ होता है। तो हमको इसी तरह देखना होता है, पंक्ति से स्तंभ की तरफ या स्तंभ से पंक्ति तरफ। तो दोस्तों, इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ निर्देश दिया रहता है। इसमें जैसे लिखा है, इन अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। इसमें तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि पहले उसकी पंक्ति को और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन हर प्रश्न में दोस्त ये चीज नहीं रहेगा। तो जिस प्रश्न में ये वाली लाइन न रहे तो आपको ये वाला देखना है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण यहाँ देखिए, ए को कह रहा है 01 और 20 यानी 20, यानी ए को कोड दिया गया है 0, 1 और 20। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए का कोड 0, 1 और 20 हमारा कैसे आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम हमको पंक्ति की तरफ देखना और स्तंभ की तरफ। तो पंक्ति हमारी ये है, तो 0, 1 पे देखते हैं तो 0 ये है और 1 हमारा ये है। तो पंक्ति से शुरू करेंगे और स्तंभ की तरफ चलेंगे। ये हमारा क्या, देखिए ए मिल रहा है कि नहीं, 0, 1 पे ए मिल रहा है, पंक्ति से स्तंभ की तरफ चले। अब देखिए 20 पे भी आपको क्या ए मिल रहा है, पंक्ति से स्तंभ की तरफ चलना है। तो ये हमारी पंक्ति हो गई और स्तंभ ये हमारा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है। तो 2 और 0 यानी 20 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं ए मिल रहा है। तो हाँ दोस्तों, ये कंफर्म हो गया अब कि हमको पहले पंक्ति से स्तंभ की तरफ चलना है। तो इसी तरह एग्जाम हॉल में आप पहले देख लेंगे कि हमको किधर से किधर चलना है, पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति। कभी कभी क्या होता है, ये वाली लाइन तो नहीं रहेगी निर्देश में, उसके साथ साथ ये उदाहरण भी नहीं दिया जाता है। तब आप वहां पे कैसे निर्धारित करेंगे कि पंक्ति से स्तंभ है कि स्तंभ से पंक्ति है। तो दोस्तों, आप याद रखिए, जब भी ये वाली लाइन और ये उदाहरण न रहे तो आपको क्या करना है, वहां पर पंक्ति से स्तंभ की तरफ ही आपको चलना है। इस बात को आप नोट में लिख लीजिएगा। जहां पर निर्देश में पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति की बात न की गई हो, तो वहां से आप हमेशा किधर चलेंगे, पंक्ति से किधर चलेंगे, स्तंभ की तरफ हमको चलना होता है। इसको याद रखिएगा। वैसे 99% प्रश्न में ये चीज दिया रहता है, लेकिन किसी किसी प्रश्न में आपका नहीं दिया रहेगा। 1% प्रश्न में मान के चलिए आपको नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो पंक्ति से स्तंभ की तरफ आपको बढ़ जाना है। इसी तरह ए का हम लोगों ने मिला लिया। अब देखते हैं बी का मिला के देखते हैं, 56 और 65। तो 56 आपको पहले पंक्ति और स्तंभ की तरफ चलना है। तो ये पंक्ति हो गया और ये हमारा पंक्ति, ये स्तंभ 6, 5, 6, 56। 56 की जगह देखिए हमको बी दिख रहा है। 65 की तरफ भी देखते हैं क्या हमको बी मिल रहा है क्या, पहले पंक्ति तरफ और फिर उसके बाद स्तंभ की तरफ 6 और 5, 65 हो गया, ये हमारा बी मिल रहा है। तो दोस्तों, एकदम कंफर्म हो गया कि हमको पंक्ति से स्तंभ की तरफ ही चलना है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए कार्स का कोड क्या होगा, CARS का आपसे पूछा गया है। दोस्तों, हम लोग एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, इसको ऑप्शन मिलाने में भी 1 मिनट का समय ले लेते हैं। हमको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है, अब इस टेक्निक को देखेंगे। यानी इसको हम ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रिक में क्या करेंगे, एग्जामिनर के माइंड को हमको पकड़ना है
कि किस तरह हम एग्जामिनर के माइंड को पकड़ लें ताकि हमारा प्रश्न क्या हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए। हम एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, पहले सी का ज्ञात करते हैं। सी का कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे 9 6 है तो 9 6 पे जाएंगे, 9 ये है और 6 यहाँ पर है, तो 9 और 6 की जगह अगर पंक्ति से स्तंभ की तरफ चलें तो 9 से इधर और 6 की तरफ जाएंगे तो हमको दोस्त क्या मिला, के मिल रहा है। ठीक, तो हमको ये चीज नहीं करना है, शुरू से नहीं मिलाना है, हमको क्या करना है, अंत वाले अक्षर का कोड पहले ज्ञात करना है। ये इसका अगर हम पहले लास्ट का अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो शुरू के 2-3 स्टेप आपकी मैच कराएगा, सबके सेम रहेगा। यानी सी ए का आपका सी के का भी सेम रह सकता है, ए का भी और आर का भी, ये तीनों में सेम हो सकता है। लेकिन अगर हम अंत से अगर मिलाएंगे तो हमारी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको देखते हैं। हम केवल एस का पहले मिलाएंगे, चारों ऑप्शन मिलाएंगे। एस का यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 99 कोड है, सी का यहाँ पे क्या है 96, ए का 0 है, आर का 23 है और एस का 99 है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंत वाले कोड को ही सबसे पहले मिलाएंगे, अंतिम वाले कोड को। यानी पहले 99 का देखते हैं, 99 का क्या हमारा एस आ रहा है क्या, तो 9 ये रहा और 9 हमारा ये रहा। पहले पंक्ति से चलेंगे तो पंक्ति से अगर ऐसे चले, ऐसे फिर स्तंभ की तरफ 9 पे बढ़े तो 9 9 99, तो आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है, टी दिख रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि टी नहीं होना चाहिए, क्या पूछा गया, एस पूछा गया। तो दोस्तों यही आपको फायदा होगा कि अगर अंतिम से अगर आप मैच कराएंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा। 77 को देखते हैं, 77 पे क्या हमारा एस आ रहा है क्या, तो 7 ये है और 7 ये है, तो 7 ऐसे चले, 7 पंक्ति और 7 स्तंभ, तो आपको दिख रहा हो क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए एस की जरूरत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 88 पे देखते हैं, 8 ये रहा, 8 8 और ये 8 ऊपर पंक्ति और स्तंभ, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो गया। 88 पे सी आ रहा है, जबकि हमको जरूरत किसकी है, एस की जरूरत है। तो 69 69 पे देखते हैं क्या आ रहा है, 6 ऐसे चलेंगे पंक्ति तरफ और स्तंभ की तरफ, 6 और 9 69 हो गया, एस आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये टेक्निक अप्लाई करेंगे आप, तो आपने देखा कि हमने क्या किया, एक ही लेटर का पता किया अंतिम वाला और हमारा आंसर आ गया। चलिए फिलहाल हम लोग सबका मिला करके देख लेते हैं। 77 का आप चेक करते हैं, अब तो पता चल गया डी ही हमारा आंसर है। 77 का चेक करके देख लेते हैं क्या सी आ रहा है क्या, 7 ये रहा और 7 ये रहा। तो पंक्ति की तरफ हम चलेंगे, फिर स्तंभ की तरफ 7 7 77 की जगह हमको सी मिल रहा है, इसका मतलब 77 की जगह सी है, ये सही चल रहा है। 33 की जगह देखेंगे ए है क्या, तो 3 हमारा इसमें है और 3 यहाँ पे देखेंगे 0 से 4 तक पहले आव्यूह में है और 5 से 9 तक दूसरे आव्यूह में संख्या को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग किसको मिलाना है, 33 को। तो 3 और 3 को देखेंगे, 3 पंक्ति की तरफ चलेंगे, 3 और 3 हमको क्या मिल गया, ए मिल रहा है, तो ये भी हमारा सही है। 40 की जगह देखते हैं, 40 की जगह आर है क्या, तो 4 और 0, 4 की तरफ ये पंक्ति हो जाएगा और ये हमारा स्तंभ हो जाएगा, 4 0। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 0 में क्या, आर, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सटीक है। इसमें सारे लेटर की जो कोडिंग की गई है सबका मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको क्या करना है, शुरू से ऑप्शन को नहीं मैच करना है, ऑप्शन को क्या करिएगा, लास्ट से मैच करिएगा। और लास्ट से भी कैसे करना है, सबका पहला लेटर आपको कर लेना है, सबका पहला लेटर हमको कर लेना है। जैसे यहाँ पे 99 का हमने किया था, 99 का क्या आया था दोस्त, 99 का टी आया था, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था। 77 का क्या आया था, 77 का सी आया था, इसलिए हमने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हमको सी की नहीं जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, एस की जरूरत थी। इसी तरह 88 पे क्या आया था, 88 पे क्या आया था, सी आया था, तो 88 पे भी सी आ गया था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन 69 की जगह हमारा क्या, एस मिल गया था और एस की हमको जरूरत थी, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को सही कर दिया था। तो जिस तरह हमने आपको टेक्निक बताया कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, यही आपको अप्लाई करना है। शुरू से लास्ट का नहीं मिलाना है, आपको क्या करना है, हर ऑप्शन का क्या करना है, लास्ट का। और लास्ट में भी कैसे बताया, सबसे पहले हर ऑप्शन का लास्ट ज्ञात कर लीजिए, पहले 99 का ज्ञात कर लीजिए, फिर 77 का, फिर 69 का, फिर 88 का। जो ऑप्शन कैंसिल उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी जो ऑप्शन बचेगा उसी को आप मैच करते रहिएगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाए,
कभी कभी क्या होता है एक ही ऑप्शन कैंसिल होता है, कभी कभी दो ही ऑप्शन कैंसिल होता है। तो अगर दो कैंसिल हो गया तो दो में आप कब क्या करेंगे, दूसरे लेटर का मिलाइए यानी आर का मिलाएंगे। मान लेते हैं अगर यहाँ पे भी एस मिल गया होता, यहाँ पे भी एस मिल गया होता, तो मैं क्या करता, मैं यही करता कि मैं अब 31 और 40 का मिला करके देखता कि आर का आ रहा है कि नहीं। तो दूसरे स्टेप पे कोई ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो एक जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, a भाग बी का अर्थ ए बी का भाई है, a गुणे बी का अर्थ ए बी का पुत्र है और a माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है। आपको ज्ञात करना है सी डी की बहन है, इसमें किसका अर्थ निकलेगा। इसमें 4 आपके पास ऑप्शन है दोस्त। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। यहाँ पे कह रहा है P प्लस डी, तो P प्लस डी है तो आप देख लीजिए प्लस वाला सिंबल कहाँ है, तो प्लस वाला सिंबल हमको ये दिख रहा है। A प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, तो P प्लस डी का अर्थ हो जाएगा P डी की माँ है। P माँ हो जाएगी किसकी, डी की। दोस्तों आपको इसी तरह का डायग्राम बनाना है, कोई भी इस तरह का डायग्राम आपको नहीं बनाना है जिससे आपको परेशानी हो कि एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे, कुछ नहीं। बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डायग्राम चाहे जैसे बनाइए। बस आपको एक चीज करना है, डायग्राम को क्या करिए, ये सर्किल राउंड में बनाइए जिससे आपको रिलेशन निकालने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगा उसी तरह आपको करना है, सर्किल राउंड में करना है, सर्किल में आपको बनाना है डायग्राम को। प्लस वाला हो गया। भाग वाला देखते हैं, डी भागी सी, तो ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो डी भागे सी का अर्थ हो जाएगा डी सी का भाई है। डी सी का क्या है, भाई है। आपको बताना है सी डी की बहन है। दोस्तों ये माँ है तो ये फीमेल हो जाएगा, ठीक, माँ फीमेल हो जाएगी। ये भाई है तो मेल हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि सी यानी ये इसका कौन है, बहन होना चाहिए, डी का बहन, यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सी का जेंडर निर्धारित नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका भाई है या बहन। ये तो कंफर्म है कि या तो ये भाई होगा या बहन होगा, ये क्लियर है, लेकिन ये बहन ही होगा हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इसका जेंडर निर्धारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में हमने देखा यहाँ पे लिखा है डी माइनस पी, तो माइनस वाले को पहले ढूंढते हैं। माइनस वाला कहाँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डी माइनस पी का अर्थ हो जाएगा डी पी की बहन है। डी कह रहा है कि बहन है, बहन है किसकी, पी की बहन है। तो बताइए डी मेल होगी कि फीमेल, फीमेल हो जाएगी। मेल और फीमेल को लिखते चलेंगे। P भागे सी, भाग वाले को देख लेते हैं। A भागे B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P भागे C का अर्थ हो जाएगा P C का भाई है। P भाई है, भाई है किसका, C का, तो भाई है तो क्या हो जाएगा, मेल। लेकिन आपको बताना है कि सी डी की बहन है, ये इसकी बहन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सी का जेंडर निर्धारित नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि सी इसकी बहन है या भाई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। सी माइनस डी, इसमें एक ही दिया है सी माइनस डी, सी माइनस डी वाला देख लेते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डी माइनस सी का अर्थ हो जाएगा डी सी की बहन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, सी डी की बहन पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग डी को देखते हैं। डी में हमारा क्या आंसर मिल रहा है, कह रहे सी माइनस पी, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो सी पी की क्या हो जाएगी, बहन। सी पी की क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन हो जाएगी। सी बहन हो जाएगी किसकी, बहन पी की। और पी भागे डी, तो भाग वाला देख लेते हैं। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी भागे डी का अर्थ हो जाएगा पी डी का भाई है। भाई है तो ये क्या हो जाएगा, मेल, और ये बहन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फीमेल। बहन है तो फीमेल। आपको बताना है सी डी की बहन है,
ये आपको ज्ञात करना है, सी डी की बहन है। देखिए डी का भाई पी है और पी की बहन कौन है, सी है, अर्थात तीनों आपस में भाई बहन है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सी डी की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इसका तो जेंडर निर्धारित नहीं है। तो हाँ, वो सही बात है कि इसका जेंडर निर्धारित नहीं है, ये फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको इससे नहीं ना मतलब है। हमसे क्या पूछ रहा है, सी डी की बहन है, हमको सी का जेंडर निर्धारित होना चाहिए। तो सी का जेंडर यहाँ पे निर्धारित है और यहाँ पे क्लियर हो गया कि तीनों आपस में भाई बहन है, और सी अगर फीमेल हो गई तो ये बहन ही होगी डी की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक, इस प्रश्न में हम लोग ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक ध्यान से देखिएगा, इसमें ट्रिक हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। यानी जो हम लोगों ने ये टाइम लिया 3-4 मिनट का समझाने में मुझे टाइम लगा, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये आपका 30 से 35 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। समझाते समय टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ट्रिक यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक बात आप नोट का ब्लड रिलेशन में जानते रहिएगा। जो व्यक्ति सबसे अंत में होता है, जो व्यक्ति लास्ट में होता है, उसका जेंडर निर्धारित नहीं हो पाता है, अर्थात जो व्यक्ति एकदम लास्ट में होगा, प्रश्न के एकदम लास्ट वाले लाइन में जो व्यक्ति रहेगा, उसका जेंडर हम निर्धारित नहीं कर सकते कि वह मेल है या फीमेल। कैसे, जैसे मान लेते किसी पंक्ति का एकदम सबसे लास्ट में एक कथन दिया है कि सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है तो लास्ट में कौन है, डी आ जा रहा है। ठीक, हम कथन की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न में मत जाइएगा। कह रहा है, मान लीजिए कथन दे दिया सी डी की बहन है, तो डी लास्ट में है, तो इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि डी का जेंडर क्या है। इसमें सी का निर्धारण हो रहा है कि सी कह रहा है बहन है, तो ये फीमेल हो गई, लेकिन डी बहन है या भाई ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इस लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो अधिकांश प्रश्न आपके बहुत ही कम समय में 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे बिना लगाए। तो देखिए हमसे पूछा है सी डी की बहन है, तो सी का जेंडर निर्धारित होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखें सी लास्ट में है, तो इसका जेंडर निर्धारित नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बी में भी ऑप्शन नंबर बी में भी सी एकदम लास्ट में है, तो ये भी आपका क्या जेंडर निर्धारित नहीं हो पाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी सी लास्ट में है, तो इसका जेंडर निर्धारित नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। अगर ये वाला पॉइंट आपको पता है, जो व्यक्ति लास्ट में होता है उसका जेंडर निर्धारित नहीं हो पाता, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन पे ही आधारित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है ए बी की पत्नी के पति का भाई है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं। कह रहा है ए बी की पत्नी लिख लेंगे, बी की पत्नी का पति, पत्नी का पति, पत्नी का पति का भाई कौन है, ए है। यही बोला गया ए बी की पत्नी का पति भाई है। इस तरह डायग्राम बना लेंगे। अब कह रहा है सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी ये किसकी बहन है, बी की ये बहन है, तो ये भाई है तो क्या हो जाएगा, मेल, ये बहन है तो क्या हो जाएगा, फीमेल। और कह रहा है बी की पत्नी, तो बी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्यों मेल हो जाएगा, क्योंकि ये पत्नी है तो जाहिर सी बात है ये इसका बी इसका पति होगा। तो यही कह रहा है बी की पत्नी का पति, अर्थात यहाँ पे कौन सा व्यक्ति होगा, पत्नी का पति, अर्थात यहाँ पे खुद बी ही है, बी की ही बात की जा रही है। तो बी का भाई कौन है, ए, और सी और डी बी की बहन है। तो आपसे पूछा रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है। तो हमने बताया था जब भी कंफ्यूजन हो तो से का की तरफ आपको बढ़ना है। इसका मतलब ए सी का क्या लगेगा, यही आपसे पूछा गया है।
यहाँ पे सी बी की कौन है, बहन है, और बी का भाई कौन है, ए है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ए बी सी का कौन होगा, भाई ही होगा दोस्त। क्या हो जाएगा, भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जो बोलता जाए उसी का डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया है गोल राउंड में, देखते हैं हर डायग्राम मैं क्या करता हूँ, सर्किल राउंड में बनाता हूँ। तो गोलाई में डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको ये निकालने में रिलेशन आपको आसानी हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें निर्देश दिया है क्वेश्चन 4 और 5 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृति में 4 फिगर दिए गए हैं, जिसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क है। आपको यही बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों यह नॉन वर्बल का चैप्टर है, एनालॉजी। एनालॉजी अर्थात हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता एक ऐसा चैप्टर जिसको हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में पढ़ते हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट में आपको इसके क्वेश्चन कराए भी हैं। इसमें हमने आपको लॉजिक बताया था कि अधिकांश जो लॉजिक आपकी होगी इसमें कैसे करना होता है कि पहले फिगर की तुलना दूसरे से करेंगे, यानी पहले और दूसरे में जो संबंध होगा वही चीज तीसरे और चौथे में संबंध हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। अगर पहले और दूसरे फिगर में अगर देखा जाए तो ये वाली जो बीच वाली लाइन है और जिसमें एरो बना है, इस लाइन को क्या किया गया, कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया है एकदम, यानी 180 डिग्री मूव करा दिया गया है। इसी तरह अगर ये ऊपर वाले को देखा जाए, ये वाली लाइन, इसको देखिए, इसको अगर देखा जाए एरो हमारा किधर है, दाहिनी तरफ है, लेकिन इसमें किधर आ गया दोस्तों, बाईं तरफ आ गया है। इसी तरह नीचे वाला जो आकृति बना है इसमें एरो बाईं तरफ है और इसमें देखिए एरो किधर आ गया है, दाहिनी तरफ आ गया है। तो सेम इसी को हम लोग क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। अर्थात ये सारी फिगर, पहला वाला फिगर दूसरे वाले फिगर में क्या कर दिया गया, इसको एकदम अपोजिट कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फिगर को एकदम अपोजिट कर देंगे हम लोग चौथे वाले फिगर में। तो हमारी आकृति जो बन के सामने आएगी वो आकृति हमारी लगभग इस प्रकार होगी। तो ये वाला क्या कैसे हो जाएगा, ये बीच वाली जो लाइन है ये कैसे हो जाएगी, अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी। और ये वाला पोर्शन हमारा कैसे हो जाएगा, नीचे है एरो तो ये किधर चला जाएगा, ये एरो हमारा ऐसे ऊपर चला जाएगा। और बाईं तरफ वाला जो एरो है हमारा ऊपर है तो ये किधर चला जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यह भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो पहले की तुलना दूसरे से और तीसरे की तुलना हम लोग कैसे कर देंगे, चौथे से कर देंगे दोस्तों। तो अगर पहले और दूसरे फिगर की अगर हम लोग तुलना करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो प्लस का सिंबल है इसको क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई का सिंबल आपको दिख रहा है। तो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल हमारे ये कैसे होगा दोस्तों। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 45 डिग्री अगर हम लोग घुमा दें तो ये हमको दूसरा वाला फिगर मिल जाएगा पहले फिगर से। पहले फिगर को अगर हम लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमको दूसरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक ये वर्ग है, ठीक, कोई एक वर्ग है। तो ये वाली जो लाइन है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस प्रकार पूरा जो वर्ग है हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। 360 डिग्री का पूरा वर्ग होता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई फिगर यहाँ पे बना है, जैसे ये मैं एरो बना देता हूँ, ठीक, ये अगर कोई फिगर बना है यहाँ से अगर ये एरो यहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब ये फिगर कितना डिग्री मूव किया है, 45 डिग्री। यही चीज अगर फिगर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो 45 डिग्री ये हुआ और 45 डिग्री ये, टोटल कितना डिग्री मूव कर दिया, 90 डिग्री। इसी तरह अगर ये फिगर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना डिग्री मूव करेगा, 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री। आप ये जान के रखिए अपने दिमाग में कि ये जो पूरी लाइन है हमारी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो अगर कोई फिगर आधे जगह पे आता है यानी बीच में आता है तो ये 45 डिग्री मूव होगा। अगर ये इस कोने से इस कोने आ गया इसका मतलब ये 90 डिग्री मूव होगा। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख रहे होंगे ये वाली लाइन यहाँ पर है, यहाँ से ये यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर इसमें दिख रहा होगा ये यहाँ पर आ गया है,
इसका मतलब इस रेखा को यानी इस सिंबल को हम लोगों ने कितने डिग्री मूव कराया है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब बहुत लोग कहेंगे कि अगर इसको हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तब भी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज इसको मूव कराएंगे तो ये वाला फिगर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ से इधर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज। और इसके ये अपोजिट अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मान लेते चलिए अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज मूव करा देते हैं, तो यहाँ पर है क्लॉकवाइज अगर हम लोग मूव कराएंगे तो ये जो हमारी रेखा बनेगी ये कैसे बन जाएगी, एकदम ये सीधे ऐसे इस तरह की बन जाएगी। तो आप देखिए क्या कोई इस तरह का ऑप्शन है क्या आपके पास, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक अगर दिख भी रहा है तो इसमें एक बीच में ये देखिए छोटी सी एक रेखा खींची गई है जो कि प्रश्न आकृति में ऐसी रेखा नहीं है, इसलिए हमारा बी वाला सही नहीं होगा। तो इसका मतलब जब क्लॉकवाइज नहीं है तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा देंगे, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर ये कोई लाइन है किसी वर्ग में, ये वाली लाइन अगर बनी है ऐसी, और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हमको घुमाना है तो 45 डिग्री, ये यहाँ पे इस कोने से है, ये इस कोने से बना है, इस कोने पे है ये लाइन। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा डायरेक्शन, इधर हो जाएगा। तो 45 डिग्री का भी हमने बताया कि अगर कोई इस कोने पर है, ठीक, तो 45 डिग्री का मतलब ये बीच की आधी लाइन होगी, तो ये लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये सीधी लाइन आपको दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। खासकर एसएससी जिसको देना है, वीडियो देना है, वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर करेंगे, और जिनको यूपीपी देना है जरूर करेंगे। रामबाण सिद्ध होगा आपका। ये सारी प्रैक्टिस है जितना मैं कराऊंगा, टोटल 1200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जब ये सारा प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाएगा और जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे दोस्तों, उस दिन मुझे आप याद करेंगे कि हाँ अभिषेक सर ने आपको रीजनिंग पढ़ाया था। सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिलता हो जुलता आपका आएगा। ये नहीं कहूंगा कि हूबहू बहू आएगा, लेकिन हाँ जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी से मिलता जुलता सारे आएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, बाकी आपको जो कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, हर चैप्टर में कराऊंगा। जितने भी चैप्टर हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, सारे 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर में बहुत बखूबी बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी ये शुरुआत किया हूं मैंने, अभी उस चैप्टर को इसलिए नहीं शुरू किया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जब 2-4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे इस टाइप से, तो जब उस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा तो वहां पे आपको बहुत ही आसानी से चीजों को आप समझ पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।